हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी सब्जेक्ट को रखा है तो आपके लिए आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 में जो आपको काव्यखंड पढ़ना है वह क्या है? पद्मावत है, जिसको किसने लिखा? मल्लिक मोहम्मद जायसी ने। ये बातें याद रखिएगा। पद्मावत किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर मल्लिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और इसका संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा किया गया है। अब देखिए आज के इस क्लास का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा। तो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मल्लिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानेंगे कि उनका व्यक्तित्व क्या रहा है, उनका जीवन परिचय क्या है, उनका साहित्य में क्या योगदान रहा, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। बाद में हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में भी जानेंगे। ये सारी बातें कि उनका भी जीवन परिचय क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है, इन सभी चीजों पर आज के इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। एक बार आप लोग सेशन को शेयर नहीं किए हैं, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप है सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा सपोर्ट भी कीजिएगा। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। तो देखो क्वेश्चंस जो है यहां पर मैंने हर एक टॉपिक को क्वेश्चंस के फॉर्म में डिजाइन कर दिया ताकि आपको यह अंदाजा लग सके कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है कि कवि जायसी के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। या इसी क्वेश्चंस को आपसे एक और तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि कवि जायसी का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कैसे इसका आंसर करोगे? देखो हम बात करते हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी की। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है यह भक्ति काल के कवि माने जाते हैं और इसे प्रेम के पीर कवि के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? प्रेम के पीर कवि के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप कहोगे सर मल्लिक मोहम्मद जायसी को जाना जाता है। अब इसके जीवन परिचय की हम बात करते हैं तो देखो मल्लिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो प्रमाणिक तौर पर यह सिद्ध कर सके कि इनका जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मल्लिक मोहम्मद जायसी के द्वारा खुद से कहा गया, जिसके आधार पर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। जैसे कि इन्होंने बताया है भा अवतार मोर 9 सदी। ठीक है, यानी कि इनका जो अवतार हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था, यह कब हुआ था? 9वीं सदी में। कब हुआ था? 9वीं सदी में। फिर कहते हैं 30 वर्ष ऊपर कविवदी, यानी कि जब इसकी अवस्था, जब इनकी आयु 30 वर्ष से ऊपर की थी। इन्होंने भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, एग्जैक्ट उम्र नहीं बताया अपना। इन्होंने बताया कि जब हमारी उम्र 30 वर्ष से अधिक की रही होगी तब से मैंने क्या किया, तो कवि का कार्य शुरू किया। मैंने कविताओं की रचना, मैंने पदों की रचना करना शुरू किया। इस तरीके से इन्होंने तथ्य दिया है ताकि हम इसके जन्म के बारे में कुछ एक उचित आंकड़ा लगा सके। लेकिन इससे भी इनके जन्म की कोई वास्तविकताएं जो है यह सिद्ध नहीं हो पाता है। फिर इनकी एक रचना है, इनकी एक रचना जिसका नाम है आखिरी कलाम। क्या नाम है? याद रखिएगा, आखिरी कलाम। किसकी रचना है? मल्लिक मोहम्मद जायसी की। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखो ये आखिरी कलाम रचना जो है, यह रचना कब की गई? तो 936 हिजरी में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 936 हिजरी में किया गया। अब ये कवि खुद ही कहते हैं कि जब मैं 30 वर्ष के ऊपर के रहा होऊंगा तब से मैंने पदों की रचना शुरू किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका जो जन्म है 30 वर्ष के ऊपर, यानी कि हम 36 इसमें से माइनस कर लेते हैं, लगभग 900 मान लेते हैं। ठीक है, तो 900 हिजरी के आसपास जो है इनका जन्म रहा होगा। यह तो सीधा सीधा सा यहां से स्पष्ट होता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर एक मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इनका जन्म 900 हिजरी सन सम्मत, जो कि 1546 और सन 1462 ईस्वी के आसपास हम मान सकते हैं। और इसी के बीच, इसी के आसपास जो है इनका जन्म हम मान सकते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो देखो यहां पर बताया गया है कि इनका जो जन्म है, बहुत सारे स्रोत ये बताते हैं कि इनका जन्म 1492 ईस्वी के आसपास। कहां पर हुआ था? तो भारत में एक जगह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह जिसका नाम है जायस। ठीक है, और ये जायस जिसको पहले जो है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? तो पुराने समय में इसको उद्यान के नाम से जाना जाता था, जो अमेठी में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अमेठी में है। इसको उद्यान के नाम से जाना जाता था, जिसे जायस भी कहता है। ठीक है, तो जायस जगह पर 1492 ईस्वी में इनका जन्म होता है।
या जो थे भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है किस काल के कवि माने जाते हैं, भक्ति काल के कवि, प्रेम के पीर कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो यह जब रचना करते थे, जिन्होंने मल्लिक मोहम्मद जायसी ने जो अपने जीवन काल में जो भी रचनाएं की, इनकी रचनाओं का जो विषय क्षेत्र रहा था वह था सामाजिक विषय क्षेत्र और आध्यात्मिक विषय क्षेत्र। हर एक रचनाएं जो है समाज से जुड़े हुए चीजें थी, अध्यात्म से जुड़े हुए चीजें थी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी रचनाओं का जो विषय क्षेत्र रहा था वह सामाजिक और आध्यात्मिक रहा था। अब चलिए जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी रचनाएं की। तो वैसे इनकी रचनाओं की बात करें तो माना जाता है कि इन्होंने 12 ग्रंथों की रचनाएं की, लेकिन वर्तमान समय में जो है इनकी उपलब्ध रचनाएं कितनी हैं, तो वह केवल और केवल 7 ऐसी रचनाएं जो है उपलब्ध है। ठीक है, 12 ग्रंथों का रचना किया, लेकिन उपलब्ध कितने हैं, 7 ही उपलब्ध है। जिसमें कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी पद्मावत है, जो हम लोगों को यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। ठीक है, तो पद्मावत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, इसके बाद मसलनामा है, चित्ररेखा है, करनावत है। इसको याद रखने के भी तरीके याद रखिए। देखो, जैसे कि पद्मावत कहते हैं तो अंत में वत आता है, वत यहां पर आया, वट यहां पर आया, तो ये 2 बातें याद रख सकते हैं, वत और बट अंत में आ रहा है, मतलब मल्लिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसके बाद नामा, नामा देखो, कहरनामा, मसलनामा याद रख सकते हैं, तो ये पद्मावत क्या कहते हैं, मल्लिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चित्ररेखा, करनावट, आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर मल्लिक मोहम्मद जायसी की रचना है। रचना के बारे में समझ में आ गया। एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए कि सर रचना को हम इजीली याद रख सकते हैं। और याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा आ सकता है। फिर बात करते हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी को जो किस नाम से जाना जाता था, तो इनका जो उपनाम था भाई साहब, प्रेम के पीर कवि के रूप में जाने जाते थे। इनके पिताजी के बारे में बात करते हैं तो इनका जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था शेख ममरेज। क्या नाम था, मल्लिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम शेख ममरेज था। लेकिन देखो, पिताजी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इनके माताजी के बारे में बात करें तो इनके माताजी के नाम के बारे में प्रमाणिक तौर पर कोई भी ऐसा जो है स्रोत नहीं मिलता है जो हम कह सके कि इनकी माताजी का नाम क्या था। ठीक है, इसलिए इनकी माताजी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर माताजी के नामकरण के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्रोत मैंने खोजने का प्रयास किया ताकि इनके माताजी का नाम पता चल सके, लेकिन कुछ भी ऐसे स्रोत हमको नहीं मिले जिससे पता चल सके कि मल्लिक मोहम्मद जायसी के माताजी का नाम क्या है। ठीक है, इनके जो गुरुजी थे जो इनको शिक्षित किए, उनके नाम क्या थे, तो उनके नाम थे शेख मेहंदी। ठीक है, मल्लिक मोहम्मद जायसी के गुरुजी कौन थे, शेख मेहंदी थे। ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं, अब धीरे धीरे इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप किए। अंतोगत्वा सबका तो एक ही काम होता है, इस सृष्टि पर जो आया है उसको मरना तो तय है। तो इनका भी निधन हो जाता है, और निधन कब हो जाता है, तो 1542 ईस्वी में। इनका निधन कब हो जाता है, 1542 ईस्वी में, जो कि जायसी के मंगरा वन में हो जाता है। जायसी में एक मंगरा वन है जहां पर एक बहेलिया के द्वारा क्या किया जाता है, तो इन्हें मार दिया जाता है। कैसे मार दिया जाता है, कुछ कहानियां आपको याद दिलाना चाहूंगा। आपने देखा होगा एक श्रवण कुमार की कहानी। ठीक है, श्रवण कुमार जो कि अपने माता पिता को वो जो कंधे पर लेकर के जो है घूमते थे, याद है कि नहीं। उसी प्रकार से कुछ इसकी भी क्या होती है, तो अंत होती है। जैसे श्रवण कुमार की मौत होती है, कैसे मौत होता है, श्रवण कुमार की माता पिता को प्यास लगती है, और प्यास लगने के दौरान जो है श्रवण कुमार एक नदी के तट पर, एक तालाब के तट पर जाते हैं पानी लाने के लिए। और उस समय जो है क्या कहते हैं, राजा दशरथ जी जो है वो जो कि क्या करते हैं, तो अयोध्या के राजा होते हैं और वह जंगलों में शिकार के लिए निकले होते हैं। राजा दशरथ जी के पास एक शक्ति होती है कि वह, उसके पास शब्द वेदी बाण होता है। शब्दों को सुनकर, कान से सुनकर जब उस दिशा में वो बाण चला देते हैं तो वहां पर जाकर लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से इनकी भी मौत होती है। यह जब क्या करते हैं, तो नदी के तट पर होते हैं, पानी की गड़गड़ाहट सुनकर एक बहेलिया जो है क्या करता है, तो उसको लगता है कोई पक्षी उक्षी है, उसको मार देता है। समझ गए। तो इस प्रकार से मल्लिक मोहम्मद जायसी की भी अंत होती है। लगभग दोनों की कहानियां जो है सेम है। समझ गए। कब मौत होती है, 1542 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर ये जीवन परिचय किसका है, तो ये जीवन परिचय आपके मल्लिक मोहम्मद जायसी का है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीके से, बहुत ही साधारण भाषा में समझ गए होंगे कि मल्लिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में आप क्या लिख पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से कि सर ये सारी बातें समझ में आ गया, जितनी बातें मैंने आपको बताया है। यस टाइप कीजिए फटाफट से, अगर नहीं समझ में आया तो नो टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा आ सकता है मेरे भाई, आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा आ सकता है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जायसी के साहित्यिक व्यक्तित्व की चर्चा करें, या पूछा आ सकता है जायसी का साहित्यिक परिचय क्या है, साहित्यिक परिचय दीजिए।
समझ गए कि नहीं? तो साहित्य के बारे में मैंने अभी आपको बहुत सारी बातें बताया है, जैसे कि इनकी जो साहित्यिक कुल रचनाएं हैं, कुल ग्रंथों का इन्होंने जो रचना किया, लगभग 12 ग्रंथ की रचनाएं की, जिसमें से 7 ही उपलब्ध हैं। उसमें सबसे प्रमुख, सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना जो मानी जाती है वह कौन सा माना जाता है? पद्मावत माना जाता है। कौन माना जाता है? पद्मावत माना जाता है। ठीक है। और जायसी साहब जो थे यह निर्गुण ब्रह्म के उपासक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक क्या कहते हैं तो प्रेम की साधना में हमेशा विश्वास किया करते थे। तो प्रेम की साधना में विश्वास, वैसे भी निर्गुण भक्ति काल के जो भी कवि थे सभी प्रेम के कवि थे। ठीक है, सबने प्रेम पर ही अपनी रचनाएं की। उसमें से एक मल्लिक मोहम्मद जायसी भी थे। ठीक है, जायसी साहब भी जो है प्रेम की साधना में हमेशा विश्वास रखा करते थे, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि जायसी जो है यह निर्गुण ब्रह्म के उपासक माने जाते हैं। इन्होंने प्रेम मार्ग के विरानुभूति पर जो है सर्वाधिक बल दिया और इन्होंने अपनी रचनाएं भी प्रेम पर आधारित ही किया। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बात करते हैं। तो जायसी के कृतियों के संबंध में, जायसी ने जो रचनाएं की उसके संबंध में भी दार्शनिकों के बीच काफी मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन उपलब्ध जो तथ्य हैं उन सभी तथ्यों के आधार पर इनके कुछ काव्य ग्रंथ जो है यह स्वीकार्य माना जाता है। चलिए हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत जो है यह एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। जायसी का एक महाकाव्य माना जाता है पद्मावत, और इस महाकाव्य में इसकी जो रचना की गई है यह किस भाषा में किया गया है? तो ग्रामीण अवधी भाषा में किया गया है। इस बात को याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा आ सकता है कि पद्मावत की भाषा क्या है, तो आप कहोगे सर अवधी भाषा है। समझ में आ रही है बात मेरी? चलो अब ये पद्मावत रचनाएं जो हैं इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो चित्तौड़गढ़ के राजा थे जिसका नाम था रत्नसेन। चित्तौड़गढ़ के राजा का नाम क्या था? रत्नसेन। और एक था सिंगलगढ़। ठीक है, सिंगलगढ़ जहां की राजकुमारी जिसका नाम था पद्मावती, और सिंगलगढ़ के जो राजा थे जिसका नाम था गंधर्वसेन। गंधर्वसेन की पुत्री थी पद्मावती, याद रखिएगा। तो इस दोनों के प्रेम कथा के लौकिक चित्रण जो है यह इस पद्मावत काव्य रचना में जायसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समझ में आ रही है? इनका मानना था कि भाई ब्रह्मा जो होते हैं वह प्रेम के परलौकिक प्रतिपाद्य होते हैं। समझ गए? तो प्रेम पर इन्होंने यह प्रसंग लिखा है, प्रेम पर इन्होंने इस काव्य की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा जो रचना इनका प्रमुख है वह अखरावट। दूसरी रचना क्या है? अखरावट। अब अखरावट की बात करते हैं तो जायसी ने इस ग्रंथ में ईश्वर, जीव, सृष्टि, इन सभी का सैद्धांतिक विचार प्रस्तुत किया है कि ईश्वर का सिद्धांत क्या है, जीवों का सिद्धांत क्या है, इस सृष्टि का क्या सिद्धांत है, इन सभी पर अपना विचार जो है अखरावट रचना में मल्लिक मोहम्मद जायसी ने प्रस्तुत किया है। आगे बात करते हैं इनकी एक और रचना, वह है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में मल्लिक मोहम्मद जायसी ने प्रलय के बारे में बताया है। प्रलय यानी कि कयामत, प्रलय यानी कि कयामत, जिसके बारे में चर्चा किया गया है किसमें? तो आखिरी कलाम रचना में। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी जायसी की और भी रचनाएं, चित्ररेखा, कराहनामा, इसके बाद मसलानामा, ठीक है, करनावत, ये सब रचनाएं जो कि किसकी है? मल्लिक मोहम्मद जायसी की है। इस प्रकार से इन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया इन सभी रचनाओं के आधार पर। उम्मीद करता हूं आप मल्लिक मोहम्मद जायसी की साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में, साहित्यिक परिचय के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, समझ में आया? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। आपका अगला क्वेश्चंस देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। मेरे भाई याद रखना, आपसे क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे नहीं हैं। जब एकाएक जो है आपकी ग्रेजुएशन की सारी चीजें चेंज की गई थी तो एग्जाम के पैटर्न में भी थोड़ा सा ढीलापन रखा गया, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी बनाया जाएगा। अब लेंदी बनाया जाएगा तो मैं हूं ना, ठीक है, जब तक मैं हूं क्वेश्चंस कितनी भी लेंदी बना ले एग्जामिनर, आपको मैं फंसने नहीं दूंगा। देखो क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछेगा। क्वेश्चंस कहता है कि जायसी के काव्य की सामान्य विशेषताओं पर क्या करें? प्रकाश डालिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछा आ सकता है, शॉर्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चंस को देखो कितने घुमाकर पूछा आ सकता है कि जायसी की काव्य की भाव एवं कला पक्षीय विशेषताओं को बताइए। डायरेक्टली आपसे विशेषता नहीं पूछ रहा है, ये भावात्मक विशेषता और कला पक्षीय विशेषता के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चंस दोनों सेम ही है, बस पूछने के तरीके अलग हैं। आगे यहां पर अलग से काव्यगत विशेषता पूछी जा सकती है, काव्यगत विशेषता का निरूपण पूछा जा सकता है। चारों क्वेश्चन सेम है। चलिए इसके आंसर पर चर्चा कर लें। फटाफट से देखो इसके आंसर कैसे लिखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी की, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के अनुयायी कवि थे, प्रेम के पीर कवि माने जाते थे। ठीक है भाई साहब, देखो इसकी भाव पक्षीय विशेषताओं में भक्ति भावना सबसे पहले सामने निखर कर आता है। अब भक्ति भावना, देखो भक्ति भावना और प्रेम के बीच में काफी अच्छा संबंध है।
ये लेखक का मानना है कि ब्रह्मा की प्राप्ति अगर हो सकती है तो वह केवल और केवल प्रेम के माध्यम से ही किया जा सकता है। किसके माध्यम से? प्रेम से ही ब्रह्म की प्राप्ति, प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा मल्लिक मोहम्मद जायसी मानते हैं। समझ गए? इसके बाद रहस्यवाद। रहस्य, देखो रहस्य की बात करते हैं तो रहस्य जो है यह साधना या भावना के रूप में रहस्यवाद की आध्यात्मिक अनुभूति भी देखने को मिलती है। आगे बात करें तो देखिए इसमें इन्होंने बताया कि प्रेमी प्रीतम के ईश्वर भक्त के या साधक साध्य के अप्रोक्ष साक्षात्कार का चरम प्रयत्न करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमी प्रीतम जो होता है, यानी कि एक दूसरे प्रेमी जो होते हैं एक दूसरे से एक तरीके से ईश्वर और प्रेम के आपस में जुड़ाव होता है। ठीक है, ये सारी बातें किसने बताया है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी ने बताया है रहस्यवाद के आधार पर। और यह सब एक रहस्य है। प्रेम क्या है? एक रहस्य है ना? तो आप रहस्यवाद में इसको समझ सकते हो। प्रेम एक रहस्य है, चाहे वो ईश्वर भक्तों की प्रेम हो या फिर कोई आपसी प्रेम हो, सभी में एक रहस्य जरूर छुपा होता है। और वही यहां पर आपको बताने का प्रयास मल्लिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। आगे प्रेम में हम बात करते हैं तो प्रेम, जहां प्रेम होगा वहां श्रृंगार रस आएगा ही आएगा। तो यहां पर इनकी जो भक्ति भावात्मक विशेषताएं हैं जिसमें श्रृंगार रस का भी इन्होंने वर्णन किया है। जायसी काव्य श्रृंगार रस का वर्णन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि जायसी जो है यह काव्य श्रृंगार रस का वर्णन जो करते हैं इसमें सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे कवि ने श्रृंगार रस, प्रेम का जो भी चर्चा किए होंगे, प्रेम पर जिन्होंने भी रचना की होगी, श्रृंगार रस उसमें देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि श्रृंगार का मतलब ही है प्रेम। श्रृंगार का मतलब क्या है? प्रेम है। अरे भाई जब तक श्रृंगार ना करतो तब तक तू थोड़े ना ओकरा तरफ जेबो ना जेबो, ठीक है ना? तो वही तो है, श्रृंगार का मतलब प्रेम है। तो श्रृंगार का मतलब प्रेम है, अर्थात जितने भी रचनाएं की गई, जिस कवि के द्वारा रचनाएं किया गया, आप सीधा समझ लीजिए कि उन्होंने श्रृंगार रस का चर्चा अपने काव्य रचना में की ही है। लेकिन उन सभी रचनाकारों में सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाता है? तो जायसी को माना जाता है। ऐसा क्यों? तो जायसी श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्ष का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। यानी कि श्रृंगार रस जो है इसमें संयोग और वियोग, वियोग का मतलब अलगाव, वियोग का मतलब क्या? अरे संयोग का मतलब सीधा समझ लो कि पैचअप, और वियोग का मतलब क्या? ब्रेकअप, है ना? इन सभी चीजों पर चर्चा किसने किया? तो आपके मल्लिक मोहम्मद जायसी साहब ने किया है। वैसे जितने भी कवि हुए सभी ने सिर्फ संयोग पर चर्चा किया। ठीक है, किस पर चर्चा किया? संयोग पर चर्चा किया। लेकिन ये संयोग और वियोग दोनों पक्षों पर चर्चा किए हैं, इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। आगे बात करते हैं तो इनकी जो भावनात्मक विशेषताओं में आ जाता है लौकिक संस्कृति का चित्रण। अब लौकिक संस्कृति का चित्रण भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो देखिए जायसी ने अपने काव्य में लोक जीवन और लोक संस्कृति को अनेक रूप से प्रस्तुत किया, अनेक झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन्होंने हिंदू जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु तक पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों पर क्या किया है? तो उदारता पूर्वक वर्णन किया है। अब लोक संस्कृति तो होनी ही चाहिए, चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो। अरे भाई मर्यादा आप ना पार कर सकते हो, किसी चीज का नहीं कर सकते हो। हर एक चीजों की एक क्या होती है? दायरा होता है। उस दायरे से बाहर आपको नहीं जाना है। अगर आप दायरे से बाहर जाते हैं मतलब आप उसका उल्लंघन कर रहे हो। तो ये सारी बातें जो है लोक संस्कृति का चित्रण करते हुए पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक इन सभी परिवेशों को जोड़कर जीवन से लेकर मरण तक की कथाओं को किसने वर्णन किया? तो आपके मल्लिक मोहम्मद जायसी साहब ने वर्णन किया। तो ये इनकी भावनात्मक विशेषताएं हैं। क्या है? इनकी भावनात्मक विशेषताएं हैं। आगे बात करते हैं, देखिए तो इनकी कला पक्षीय विशेषताओं के बारे में भी जान लो कि आखिर किस कला पक्ष के आधार पर जो है इन्होंने अपनी रचना की। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें भाषा। क्या आ जाता है? भाषा। जायसी की भाषा तुलसी की अवधि से अधिक ठेठ अवधि है। यानी कि तुलसी साहब जो रचना किया करते थे, तुलसीदास, वो अवधी भाषा में रचना किया करते थे, लेकिन उससे भी ठेठ भाषा में, यानी कि उससे भी टूटी फूटी भाषा में जो है मल्लिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना की। क्योंकि जायसी पढ़े लिखे तो थे नहीं। जायसी क्या थे? पढ़े लिखे अनपढ़ थे। ठीक है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। तो पढ़े लिखे नहीं थे तो भाई वैसे तुलसीदास जी काफी ज्ञानी कवि थे, काफी ज्यादा जो है जिनके पास नॉलेज था। तो उसके तुलना में ये जो थे काफी अनपढ़, एक तरीके से कह लो मल्लिक मोहम्मद जायसी को। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्होंने जो भी रचनाएं की तो बिल्कुल ठेठ अवधी भाषा में किया। इनकी भाषा में दुरूहता का दूसरा कारण इनका मुसलमान और सूफी संत होना था। ये मुस्लिम थे और वैसे भी जो है अवधी भाषा जो है यह काफ़ी डिफ़िकल्ट भाषा होती है। तो थोड़ा सा जो है इनको बोलने में या फिर थोड़ा सा उच्चारित करने में क्या होता था, तो बिल्कुल उस सही तरीके से नहीं कर पाते थे। समझ गया ना? तो मुसलमान और सूफी संत होने के कारण जो है इनकी भाषा में धूर्ता देखने को मिलती है।
जिन्होंने हिंदी की बोलियों के व्याकरण का ज्ञान कम था। तुलसी की अवधी भाषा में बड़े संयत रूप से संस्कृत का अभिजात्य है, और किंतु जायसी की अवधि में प्रायः पारसियन उतना ही विद्यमान है जितना उस युग की सामान्य आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित थी। यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए कि यहाँ पर कंपैरिजन अगर करते हैं तुलसीदास और मल्लिक मोहम्मद जायसी की भाषाओं में, तो आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। पहली बात है, तुलसीदास जो थे ये काफी ज्ञानी पुरुष थे, और ज्ञानी तो ये भी थे लेकिन वो पढ़े लिखे ज्ञानी थे, ये मूर्ख ज्ञानी थे, है ना। इतना सा छोटा सा अंतर है। और जब भी इन्होंने रचनाएं की तो बिल्कुल ठेठ भाषा में, ठेठ अवधि भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की। तो कंपैरिजन यहां पर हम भाषा के आधार पर तुलसीदास और किसके बारे में, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी के बारे में करते हैं। अगर इनके शैली की, रचना के शैली की बात करें तो काव्य रूप की दृष्टि से जायसी की शैली प्रबंधात्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इन्होंने जो भी रचनाएं की उसकी शैली प्रबंधात्मक मानी जाती है। उन पर फारसी की मानवीय शैली का प्रभाव था, जो उस समय हिंदी की विशेष शैली के रूप में प्रचलित थी। फारसी भाषाएं जो थी वह थी हिंदी की विशेष शैली में प्रस्तुत किया गया भाषा था। तो एक तरीके से कहा जाए तो यह मानवीय शैली का प्रभाव था, जिसके कारण जो है इसकी भाषा शैली कुछ इस प्रकार से रही। आगे देखो, अगला जो इसकी विशेषताएं आ जाती है, कलात्मक पक्षीय विशेषताएं, वह है छंद विधान। छंद विधान में क्या है, तो देखो जायसी ने अपने काव्य में सामान्यतः दोहा और चौपाई छंद का निर्वाह किया है। इन्होंने जो भी रचनाएं की उसमें दोहा और चौपाई छंद का क्या किया है, निर्वाह किया है। जायसी के बाद तुलसी ने भी इन्हीं छंदों में रामचरितमानस की रचना की। छंद निर्वाह में तुलसी की भांति व्याकरण सम्मत में छंदों का लय कहीं कहीं भंग देखने को मिलता है। यानी कि पढ़े लिखे तो थे नहीं, व्याकरण का उतना अच्छे तरीके से ज्ञान था नहीं, तो कहीं ना कहीं त्रुटियां तो देखने को मिल ही जाती थी, है ना। तो ये सारे छंद विधान इसकी रचनाओं में देखने को मिला। इसके बाद अलंकार विधान। अलंकार विधान की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, जायसी ने अपने काव्य रचना में, ठीक है, अपने काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, भ्रांतिमान, संदेह, ये सभी अलंकारों का उपयोग करके जो है क्या किया है, तो रचना किया है। जायसी के अलंकार संप्रयास न होकर काव्य में अनायास आकर काव्य को क्या किया, चमकृत कर देने का जो है प्रयास किया है। समझ गए ना। इनके जो भी अलंकार, जितने भी उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, सभी अलंकारों का समावेश करके इन्होंने रचना की, और जो इनकी रचनाओं को कहा जाए तो एक तरीके से चमत्कारी रूप से सामने लेकर आया। तो ये इनकी कला पक्षीय विशेषताएं थी। तो उम्मीद करता हूं आप ये दोनों विशेषताओं के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि मल्लिक मोहम्मद जायसी की भाव पक्षीय विशेषताएं क्या रही है। ठीक है, आप इसको 2 से 3 बार सुनेंगे, अच्छे तरीके से इसको रिपीट करेंगे, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, मैंने इतने सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है। इनकी भावात्मक विशेषताएं क्या रही थी, भक्ति भावना, रहस्यवाद, किस तरीके से जो है इन्होंने रहस्य के बारे में बताया कि प्रेम और ईश्वर के बीच में क्या रहस्य होता है, श्रृंगार रस के बारे में, ये सारी बातें जो है इसकी कलापक्षीय विशेषताएं क्या रही है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलो, अगर आप समझ गए हैं कमेंट में यस टाइप करना, सर समझ में आ गया सारी बातें। चलिए, अगर नहीं समझ में आया नो टाइप करना। ठीक है, पीडीएफ वा तो आपको दे देंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत कमेंट रहता है कि सर पीडीएफ नहीं देते हैं आप। ठीक है, पीडीएफ वा इसका मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। क्वेश्चन कहता है कि जायसी के रहस्यवाद का संक्षिप्त वर्णन करें। क्या कहता है, जायसी के रहस्यवाद का। इसी क्वेश्चंस को आपसे पूछा जा सकता है कि जायसी के साधना पद्धति का मूल्यांकन करें। साधना पद्धति क्या रही है उसके बारे में बताइए। चलिए हम जानते हैं जायसी के रहस्यवाद या साधना पद्धति को, कि आखिर इनका रहस्यवाद क्या रहा। तो अगर हम बात करते हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी की, तो जायसी के काव्य में साधनात्मक एवं भावनात्मक रहस्यवाद का वर्णन आपको देखने को मिलता है। साधनात्मक रहस्यवाद में सूफी मत के अनेक स्थितियों और हठ योग का साधना आपको देखने को मिल जाएगा मल्लिक मोहम्मद जायसी की रचना में। इसके बाद सूफी मत के अनुसार पद्मावत में साधना का, ठीक है, साधना का क्या किया गया है, तो 4 अवस्थाएं, जो कि कौन कौन सी अवस्थाएं, तरीकत, इसके बाद मारिफत, शरीयत और हकीकत, इन सभी का वर्णन करते हुए जो है पद्मावत की रचना की गई है। यह सभी के सभी सूफी मत की रचना है। ठीक है, सूफी मत ऐसा मानता है। चलो आगे बात करते हैं इनका रहस्यवाद या फिर इनकी साधना पद्धति क्या रही है। तो पद्मावत रचना में सखियां पद्मावती से कहती है कि ए रानी मनु देखु बिचारी, ए रानी देखो मन, ए रानी देखो देखो बिचारी, ए नैहर रहना दीनचारी। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि ए रानी मन देखो बिचारी, यानी कि उनकी सखियां जो है पद्मावती से कहता है, हे रानी इस संसार में तुमको 4 दिन, ठीक है, इस संसार में तुमको 4 ही दिन रहना है। हर व्यक्ति को एक तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि ये 4 दिन की जिंदगी है, क्या भाई बैर क्या भाई लगाओ, ठीक है।
तो 4 दिन की जिंदगी। वही इनकी सखियां जो है पद्मावती को समझाते हुए कहती है कि इस संसार में तुमको कितने दिन रहना है, 4 दिन रहना है, इसलिए जितने दिन तुमको खेलने का, ठीक है, खेलने को मिले खेल लो, फिर जो तुम्हें समय आने पर ससुराल जाना पड़ेगा ना, अर्थात परमात्मा के पास जाना पड़ेगा ना, तो जहां पर जो है इतनी स्वतंत्रताएं नहीं मिलेगी। और वैसे भी आप देखते हो जिम्मेदारियों का बोझ जब इंसान पर बढ़ जाता है, तो जो आप कहते हो ना कि बचपन बड़ा प्यारा होता है ना, बचपन बहुत प्यारा होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बचपन में आपके ऊपर जो है जिम्मेदारियां नहीं होती है, बचपन स्वतंत्र होता है, जहां पर आपकी जो इच्छाएं होती है आप कर लेते हो, है ना। लेकिन जब आप एक बेड़ियों में बंध जाते हो तो वहां पर हर चीजों की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो यहां पर ससुराल जाने का कहने का तात्पर्य यह है, वैसे लड़कियां तो ससुराल जाती ही है, लेकिन ससुराल से तात्पर्य यहां पर यह है कि उनकी सखियां कहती है जब परमात्मा के पास जाओगे तो परमात्मा के पास जाने के बाद जो है तुमको ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, है ना जी। चलो, तो ये सब एक रहस्यवाद है किसकी? मल्लिक मोहम्मद जायसी की। आगे कहता है कि इस प्रकार जायसी ने लौकिक प्रेम कथा के आधार पर जो है लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से रहस्यवाद की भावनाओं को स्पष्ट किया है। भावनात्मक रहस्यवाद में जायसी की प्रकृति के माध्यम से परम सत्ता को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। तो यह मल्लिक मोहम्मद जायसी का क्या है? रहस्यवाद है, या फिर कहे तो इनकी साधना पद्धति है जो इन्होंने अपनी रचना में दिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको मल्लिक मोहम्मद जायसी का रहस्यवाद समझ में आ गया होगा, साधना पद्धति समझ में आ गया होगा। आगे आइए बात करते हैं, आज के इस क्लास का लगभग आखिरी क्वेश्चन होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अब तक मैंने जो आपको बताया वो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में था, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे यह आपके पद्मावत के संपादक, जिसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या नाम है? वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके व्यक्तित्व के बारे में भी आपसे पूछा आ सकता है, इसके जीवन परिचय के बारे में आपसे पूछा आ सकता है। तो आइए जानते हैं हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में। वासुदेव शरण अग्रवाल जिनका जन्म जो है कब होता है? तो आप कहोगे सर वासुदेव शरण अग्रवाल जिनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछेगा यही सब। अगर नहीं याद रखोगे तो भाई हमको मत कहना, ठीक है। मैंने आपको हर एक चीजें उस प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम में आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछे आप इजीली कर पाओगे, कोई क्वेश्चंस छूटने ना पाए। हर तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी क्या कहते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हो जाता है ये कब हो जाता है? 7 अगस्त 1904 को हो जाता है। कहां पर होता है? तो भाई साहब आपके उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला का एक ग्राम है जिसका नाम है खेरा ग्राम। क्या नाम है? खेरा। खेरा ग्राम में इनका जन्म होता है। कौन से जिले में? मेरठ जिले में। कहां के? तो भाई उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। इतनी बात याद रखेंगे। इनके जो पिताजी थे जिनका नाम क्या था? तो वासुदेव शरण अग्रवाल के पिताजी का नाम था विष्णु अग्रवाल और इनके माताजी का नाम था सीता अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम था? माताजी का नाम था सीता अग्रवाल। देखो बहुत आसान है, इजीली याद रख पाओगे। वासुदेव, वासुदेव किसका नाम भाई? कृष्ण। वासुदेव किसको कहते हैं? विष्णु को ही कहते हैं, विष्णु को ही वासुदेव कहते हैं। तो भाई साहब यहां पर इनके पिताजी का नाम विष्णु हो गया और वासुदेव इनका नाम हो गया। और देखो वासुदेव की पत्नी ही तो, वासुदेव यानी कि भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी ही कहां आई थी? तो त्रेता युग में सीता के रूप में आई थी। तो भाई साहब आप सीधा कहोगे विष्णु की पत्नी कौन? सीता, यानी कि वासुदेव शरण शास्त्री के, वासुदेव शरण अग्रवाल के माता का नाम क्या हो गया? सीता नाम हो गया। याद रख सकते हैं, बहुत इजी है, आराम से याद रख सकते हो। फिर इनका जो मौत हो जाता है ये कब हो जाता है? तो इनकी मृत्यु हो जाती है भाई साहब, आप मोटे तौर पे याद रखोगे 26 जुलाई 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जन्म होता है मेरठ में। कहां पर जन्म होता है? मेरठ के खेरा ग्राम में। और मृत्यु कहां होती है? वाराणसी, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए अब इसको थोड़ा सा अगर हम डीपली समझने का प्रयास करेंगे इनके जीवन को, तो आप इस प्रकार से इनका जीवन परिचय कर सकते हो। देखो इनका जो वासुदेव शरण अग्रवाल जो है, इनका बचपन का समय कहां बीता, इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से ली? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं, इनके माता पिता लखनऊ के निवासी थे। कहां के निवासी थे? लखनऊ में रहते थे। तो इस प्रकार से जो है इनका भी बचपन कहां पर बीता? लखनऊ में ही बीता, क्योंकि माता पिता बचपन में, बच्चे कहां जाएंगे? अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। तो लखनऊ में इनके माता पिता रहा करते थे, तो इनका भी बचपन जो है कहां पर बीता? लखनऊ में ही बीता। इनकी शिक्षा जो है इनकी शिक्षा भी माता पिता के छत्र छाया में पूरा हुआ, यानी कि इनकी शिक्षा भी कहां पर? लखनऊ में ही हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद जो है उन्होंने 1931 में एमए की परीक्षा पास की। एमए यानी कि मास्टर्स डिग्री प्राप्त किया। ठीक है, फिर 1931 के बाद जो है 1941 में इन्होंने पीएचडी कर ली और पीएचडी के बाद डीलिट्स की उपाधि जो है यह कब प्राप्त की? तो 1946 में इन्होंने डीलिट्स की डिग्री प्राप्त की, जो कि
कहां से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की। डीलिट्स की उपाधि कहां से प्राप्त की? डीलिट्स वाला याद रखिएगा, आपसे पूछा आ सकता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो है डीलिट्स की उपाधि कब धारण की? तो 1946 में धारण की। कहां से धारण किया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से धारण किया। याद रखेंगे। चलिए, ये आधुनिक काल के प्रसिद्ध विद्वान और लेखक माने जाते हैं। आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जो है ये आधुनिक काल के प्रसिद्ध, क्योंकि इनका जन्म ही आधुनिक काल में हुआ था, तो भाई आधुनिक काल ना होगा, ठीक है। तो आधुनिक काल में ये काफी फेमस राइटर माने जाते हैं, काफी फेमस जो है विद्वान माने जाते हैं। इनकी पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध को विद्वानों के द्वारा काफी सराहा गया। यानी कि इनका जो एक शोध प्रबंध जिसका नाम क्या था? पाणिनिकालीन भारत, यानी कि पाणिनि के समय का, पाणिनि जिसके समय का जो भारत है उसके बारे में जो है इन्होंने एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और इसको विद्वानों के द्वारा काफी सराहना मिली। उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी रचनाएं की, काफ़ी सारे शोध किए, ठीक है, विभिन्न भाषाओं में, जैसे कि पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत आदि, इन सभी भाषाओं में जो है इन्होंने काफ़ी सारे शोध प्रबंध उपलब्ध किए। चलो, इन्होंने सन 1956 ईस्वी में संजीवनी की व्याख्या की। संजीवनी जो कि एक काव्यखंड है, ठीक है, उस काव्यखंड की व्याख्या जो है इन्होंने कब किया? 1956 में किया। इसके लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, याद रख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल को किसके लिए, ठीक है, किसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप कहोगे संजीवनी की व्याख्या के लिए, जो इन्होंने 1956 में किया था। इनके द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना भी की गई। दिल्ली में क्या किया गया? राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई। ऐसे महान विद्वान लेखक की शोधकर्ता, ऐसे महान विद्वान या शोधकर्ता कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने काफी सारे शोध के कार्य किए। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 26 जुलाई 1966 को वाराणसी में हो जाता है। आइए इसकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, जहां से आपसे परीक्षा में क्वेश्चन मार्क पूछा जा सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इनकी सारी रचनाएं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, अलग अलग तरीके से यहाँ पर नोट कर दिया है, ताकि आप इजिली इसको आप कह सको, इजिली आपको इसको याद रख सके। देखो, निबंध संकलन की बात करते हैं तो इन्होंने निबंध लिखा पृथ्वीपुत्र, जो कि कब लिखा? 1949 में। कब लिखा? 1949 में इन्होंने एक निबंध लिखा जिसका नाम क्या था? पृथ्वीपुत्र। फिर कल्प वृक्ष, जो कि 1953 में लिखा। भारत की एकता इनकी निबंध संकलन है, ठीक है। इसके बाद मातृभूमि निबंध संकलन कब? तो 1953 में लिखा। कला और संस्कृति 1952 में लिखा। इसके बाद कल्पलता और क्या कहते हैं, वाग्धारा, ये सब इनकी जो है निबंध संकलन है। डेट बाय मैंने आपको बता दिया है कि कब जो है इसका संपादन किया गया, ये भी आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, ऐतिहासिक एवं पौराणिक निबंध में इन्होंने महापुरुष श्री कृष्ण की रचना की है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जैसे जो है पौराणिक निबंध लिखे हैं। इसके बाद मनु लिखा है, ठीक है, मनु। इन सभी चीज़ों की रचना जो है इन्होंने ऐतिहासिक एवं पौराणिक निबंधों के आधार पर किया है। शोध प्रबंध, जो कि एकमात्र शोध प्रबंध जो कि क्या था? पाणिनिकालीन भारत, जो कि 1955 में इन्होंने लिखा, ठीक है। चलो आगे है अगला समीक्षात्मक ग्रंथ इनकी है मल्लिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत। पद्मावत जो कि 1955 में क्या होता है? तो 1955 में जिसका संपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, सॉरी क्या कहते हैं, पद्मावत की संपादन करते हैं कौन? तो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, और जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? मल्लिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। फिर कालिदास कृत मेघदूत की संजीवनी की व्याख्या की। मेघदूत की संजीवनी की व्याख्या किसने की? तो भाई साहब आपके जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा किया गया। इसके बाद इनकी सांस्कृतिक ग्रंथ कुछ है। सांस्कृतिक ग्रंथ की बात करें तो भारत की मौलिक एकता, जो कि 1954 में इन्होंने लिखा, जो कि इनकी साहित्यिक ग्रंथ है। हर्ष चरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है, हर्ष चरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन, जिसका अनुवाद इन्होंने 1953 में किया था। हिंदू सभ्यता, जो कि इनकी एक सांस्कृतिक ग्रंथ थी। तो ये सारे ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो आप कहोगे वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। तो जब आपसे पूछा जाए वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में कि इनका व्यक्तित्व क्या रहा है, इनका जो है जीवन परिचय क्या रहा है, साहित्य में इसका क्या योगदान रहा है, तो आप इजीली जो है लिख पाओगे, अब उम्मीद मैं कर सकता हूं। तो कुल मिलाकर ये 5 क्वेश्चंस आज के इस क्लास का, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये आपका पहला क्लास था यूनिट नंबर 2 का। आपको मैं डिटेल में अब सारी क्लासेस डेली बाय डेली प्रोवाइड करता रहूंगा। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। क्लासेस कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए क्लासेस अगर आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया समझ में, ताकि एक फीडबैक पता चलता है कि मुझ में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या फिर हमारी क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सपोर्ट जो है हमें, हमारे अंदर एक जोश जुनून ऊर्जा भरता है। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।